नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानेसा और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जहां पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर चलेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश हो सकती है। यह बैठक सुबह 11:30 पर शुरू हो सकती है। बता दें, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। बता दें आपको, आज अहम बैठक केंद्रीय मंत्रिमंडल की नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक, जहां पर घटक दलों को भी आमंत्रित किया गया है। मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश संभव है। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अब सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसमें कि अब चुनाव भी संपन्न हो गया है, नतीजे भी आ चुके हैं, और जिस तरह से नतीजे सर आपने देखे कि अब बहुमत की बात आ रही है और इस बार अच्छा कमबैक किया है इंडी गठबंधन ने, और ये सभी चीज़ें सामने रखते हुए सर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। सर, ये अहम बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आएंगी। जी सर। देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, हालांकि एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन इंडिविजुअल देखा जाए राजनीतिक जो अलग अलग दल हैं उनको, तो इसके बाद से राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हर गठबंधन अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लग गया है। और आज दिल्ली में एक साथ बहुत सारी घटनाक्रम होने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी बैठकें करेंगे और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी सरकार जो अभी जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसके जो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य हैं उनको भोज देंगी वो। और जो दोनों गठबंधन है वो उनके जो भी सहयोगी हैं वो सब आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। अलग अलग बैठकें होंगी। शाम 4 बजे एनडीए की बैठक होगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सहित जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब शामिल होंगे। इसी तरह इंडिया गठबंधन की बैठक भी आज शाम 6 बजे है। इसके लिए भी जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश कर रही है। इंडिया गठबंधन इस प्रयास में जुटी है कि चंद्रबाबू नायडू जो टीटीपी के हैं वो, और यदि नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं और इधर आ जाते हैं तो वो दावा पेश करेंगे। हालांकि फिर भी उनकी राह इतनी आसान नहीं होगी। उसके बाद भी उनको 10 निर्दलीय लोगों को जुटाना होगा, जबकि एनडीए के पास पूरा अपना बहुमत है। एनडीए के यदि सभी सहयोगी एकजुट रहते हैं तो तीसरी बार मोदी की सरकार शपथ लेगी। और आज एनडीए की बैठक होगी। उस बैठक में सभी जितने सहयोगी दल हैं वो सहमति का पत्र देंगे। उसके बाद ये पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसमें सरकार बनाने का दावा किया जाएगा एनडीए के द्वारा। निश्चित रूप से उमेश सर, जिस तरह से 400 पार का नारा लगाया गया था और जिस तरह से सभी आश्वस्त थे कि 400 पार, कम से कम 350 पार तो होगा ही होगा, पर सर वो ऐसा कुछ हो नहीं पाया और ना ही अयोध्या में भाजपा जीत पाई। सर, इस तरह से जो सामने चीज़ें आ रही हैं, खासकर अगर इंडिया राइजिंग का भी नारा देखने को मिल रहा है कि अब जो है गठबंधन की बात आ रही है, तो सर किस तरह से आज का जो भारी दिन है, क्या लगता है आपको सर, क्या नरेंद्र मोदी अपना तीसरी बार कमबैक करेंगे? और इस बार तो इंडी गठबंधन भी तैयारी में है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सर टीएमसी को साथ में लाने की बात की जा रही है, और साथ में जो अदर्स हैं, एडीएमके है, बीजेडी है, सर बीएसपी है, इनको भी साथ में लाने की बात की जा रही है। तो सर क्या आज का दिन बहुत भारी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, टीएमसी और डीएमके ये सब तो पहले से इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, उनके सदस्य हैं। वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन
नहीं था, वहाँ अलग अलग सब चुनाव लड़े हैं, लेकिन यदि पूरे उसमें देखें तो ममता बनर्जी का झुकाव इस तरफ पहले भी था और इंडी गठबंधन की वो एक सदस्य थी, तो उसमें बस प्रयास ये हो रहे हैं कि इंडी गठबंधन वालों की तरफ कि जो जेडीयू है और टीडीपी है वो उसके साथ कुछ निर्दलीयों को अपनी ओर करने का पूरा प्रयास किया जाए। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, एनडीए के लिए ज्यादा आसान है क्योंकि एनडीए को भाजपा स्वयं 240 पर है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल वही है सब उसमें, तो इसलिए उनको उतने ज्यादा सदस्यों को नहीं जुटाना पड़ेगा जितने इंडी गठबंधन वालों को जुटाना पड़ेगा। प्रयास पूरा है इंडी गठबंधन का कि नरेंद्र मोदी को रोका जाए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से, लेकिन जो जिस तरह के आंकड़े आए हैं, हालांकि बहुमत किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी उस पे ऐसा प्रथम दृष्टा लग रहा है कि एनडीए सरकार बनाएगी और मोदी बनेंगे। ये बात अलग है कि वो टीडीपी और जेडीयू सहित बहुत सारे जो उनके घटक दल है उनके सबके सहयोग से वो बनेंगे, अपना बहुमत नहीं है, जबकि पिछली दोनों सरकार में भाजपा पूरे बहुमत के साथ आई थी। तो इसमें दो मत नहीं है कि आज का दिन बहुत ज्यादा उठापटक का है, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज रहेंगी, बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए बहुत प्रयास किए जाएंगे, किस तरह से क्या होता है तो चीजें अब सामने आएंगी, लेकिन जो लग रहा है देखने में कि एनडीए सरकार बनाएगी। हालांकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। निश्चित रूप से सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। और सर, जिस तरह से आपने कहा कि पिछली बार अगर देखें 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी, और इस बार जो झटका लगा है उसमें स्पष्ट बहुमत भी नहीं है और अब जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी। और सर, इस बार इंडी गठबंधन काफी आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था, उनने जिस हिसाब से उनकी मेहनत थी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो क्लीन स्वीप भाजपा को मिला है, अगर पूरे देश की बात करें तो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं अपने आप को आत्मविश्वास से परिपूर्ण पा रहे होंगे। सर, जिस तरह से आज का दिन भारी है, और सर आप और हम और आम आदमी यदि सोचे तो सर क्या लग रहा है, पाला तो भारतीय जनता पार्टी का ही भारी लगता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चूंकि भाजपा स्वयं 240 सीटें लेके आई है, इतनी सीटें कोई भी अकेला राजनीतिक दल लेके नहीं आया है, तो इनको बहुमत जुटाने के लिए जो 272 का मैजिक आंकड़ा है वो जुटाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। यदि जेडीयू और टीडीपी बगैर किसी दिक्कत के पूरी तरह समर्थन करते हैं तो इनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंडी गठबंधन की चूंकि उतनी नहीं है, उनको 234 है, तो इसलिए उनको जो मैजिक आंकड़ा है 272 का, उसको प्राप्त करने के लिए काफी जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। न केवल टीडीपी को जोड़ना पड़ेगा, जेडीयू को जोड़ना पड़ेगा, और उसके अलावा कई निर्दलियों को भी शामिल करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान नहीं है। सबको एकजुट करना, सबकी मंशाएं पूरी करना, सबकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि एनडीए सरकार का ही गठन होगा सर, निश्चित रूप से मोदी शपथ लेंगे, ऐसी संभावना है जी। मात्र संभावनाओं पे चर्चा है जी। निश्चित रूप से सर, एक आखिरी सवाल सर जाते जाते ही सर ये मैं जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश भर में जो रैलियां करी, जनसभाएं करी, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल तो मिला ही है, पर सर जो 400 पार का नारा है उसके लिए वो मतलब सफल नहीं हो पाई। और सर, जिस तरह से इंडी गठबंधन का भी कोई सोच नहीं सकता था कि उनको एक तो 99 सीट्स मिलेंगी, साथ में जो पूरा जो स्पष्ट उनको साथ जो सीट्स मिल रही है 234 234 वो भी उनको मिलेंगी, ये भी क्लियर नहीं था पहले, पर सर अब बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने है। तो सर ऐसे में क्या लग रहा है सर, देश की जनता ने किसको ज्यादा समर्थन दिया है? निश्चित रूप से भाजपा को दिया है, पर सर कहीं ना कहीं जनता बढ़ गई है। देखिए, ये नहीं कह सकते कि इसमें दो मत नहीं है कि किसी के लिए बहुत ज्यादा जनता ने पलक पावड़े नहीं बिछाए हैं, सबको कसौटी पर खरा कसा है। दरअसल एनडीए को जो नुकसान हुआ है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और से हुआ है, और महाराष्ट्र से। जैसी उम्मीद थी वहां जितनी सीटें आएंगी, यदि देखा जाए कि भाजपा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम हो गई। 43 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई जो कि भाजपा के खाते में थी, वो सब वहां चली गई। इस वजह से भाजपा बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गया और 240 पर आकर टिक गया।
दूसरी ओर यदि कांग्रेस की बात देखें तो कांग्रेस भी जैसा वो चाह रहे थे इंडी गठबंधन वाले प्रदर्शन, वैसा तो प्रदर्शन इंडी गठबंधन ने भी नहीं किया है। वो स्वयं 295 और बहुमत के आंकड़े की बात कर रहे थे, तो बहुमत का आंकड़ा पूरा इंडी गठबंधन प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि एनडीए प्राप्त कर चुका है, लेकिन फिर भी पिछली बार की यदि तुलना में देखा जाए तो बेहतर प्रदर्शन रहा इनका, क्योंकि काफी कम सीटें थी। कांग्रेस हालांकि 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाई, 99 पर आकर ही अटक गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत अच्छी सीटें लेके आए। इसके अलावा भाजपा को उम्मीद थी पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल में भाजपा को मुक्की खानी पड़ी, वहां उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वहां टीएमसी एक बार फिर हावी रही और काफी सीटें आई। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एनडीए की बजाय इनको ज्यादा इंडी गठबंधन को महत्व मिला। तो दक्षिण में जरूर भाजपा की भी ठीक ठाक स्थिति रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। इसी वजह से सारा समीकरण बदल गया और उठापटक की स्थिति निर्मित हो गई। निश्चित रूप से सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ममता बनर्जी को भी नहीं हरा पाई, क्योंकि जिस तरह से संदेश खाली कांड हुआ, जिस तरह से वहां पर मतदान के दिन ईवीएम को तालाब में फेंक दिया गया, काफी सारी घटनाएं घटी, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी हावी रही। देखने वाली बात होगी सर कि किस तरह से आज की जो अहम बैठक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुलाई गई है और घटक दलों को बुलाया गया है, क्या जैसे जिस तरह से मतगणना की स्थिति स्पष्ट हुई शाम तक, वैसे ही सर इस मीटिंग की स्थिति शाम तक स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह का कार्यकाल रहेगा एनडीए का और इंडी गठबंधन का। सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक है और जिसमें कि मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश संभव है।